नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। शिमला में आग का तांडव देखने को मिला है। जी हां, रोहड में ये आगजनी हुई है और इस भयानक आगजनी में 13 मकान जलकर खाक हो गए हैं और 4 और घरों को भी नुकसान पहुंचा है। कड़ाके की ठंड में अब ये परिवार बेघर हो गए हैं। रोहड उपमंडल के बाकी गांव में ये आग लगी है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन इस दौरान जो लाखों का नुकसान कई परिवारों का हो गया है और कड़ाके की ठंड में ये परिवार बेघर हो गए हैं। 13 मकान जलकर खाक हो गए और इसके अलावा भी जो 4 घरों को नुकसान पहुंचा है। तो कैसे ये हादसा हुआ जानते हैं। रणवीर सिंह मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो रणवीर, काफी परेशान कर देने वाली ये तस्वीरें हैं जो हम देख रहे हैं। तो फिलहाल कारण जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या कारण बने कि देखते ही देखते कई आशियाने ऐसे जलकर खाक हो गए। जी देखिए, आग के कारणों की जो है सही जानकारी अभी तक जो प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि सर्दियों में जिस तरह से घटनाएं होती हैं, ये माना जा रहा है कि जिस तरह से जो आग जलाई जाती है घरों में, उस वजह से ये माना जा रहा है। लेकिन जो ये आगजनी की ये जो घटना हुई है, सबसे पहले जो एक मकान में आग लगी थी और उसके आसपास जो है दूसरे घर भी थे, लकड़ी के मकान थे, तो काफी पुराने ये मकान थे, जिसके चलते ये आग जो है भड़की है। और जिस तरह से जो सूचना निकल कर आई है प्रशासन की तरफ से, जो है फौरी तौर पर मदद जो पीड़ित परिवार है उनको दी गई है जी। लेकिन समय रहते अगर इस आग पर काबू नहीं पाया जाता तो ये बताया जा रहा है कि पूरा गांव जो है जलकर खाक हो जाता। और 9 घर तो लगभग पूरी तरह से जल गए हैं और 1 दर्जन से ज्यादा आग जो घर है जो आग की चपेट में आए हैं और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान है। और अभी भी ये बताया जा रहा है कि आग जो है सुलग रही है, हल्की हल्की आग जो है यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन पूरी तरह से आग पर काबू जो है पाया गया है। इस सर्दी के मौसम में अभी सबसे बड़ी मुश्किल जो है रहने की है और राशन की है। फौरी मदद जो है प्रशासन की तरफ से दी गई है, लेकिन अभी जो है भरपाई हो पाना मुश्किल है। जी अमृत जी, तो रणबीर, किसी तरह को कोई जानी नुकसान या कोई घायल तो नहीं हुआ इस आगजनी में, और क्या जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करने के लिए कोई टीम पहुंची है? देखिए, प्रशासन की टीम जो है मौके पर पहुंची थी, लेकिन जानी नुकसान किसी तरह का नहीं है। समय रहते जो है लोग जो है घरों से बाहर निकल गए थे, लकड़ी के ये मकान थे, तो जाहिर सी बात है कि जितनी देर तक जो है आग पर काबू पाया जाता, तब तक जो है आग पूरी तरह से बढ़ गई थी। जहां तक नुकसान के आकलन की बात है तो प्रशासन की टीम जो है मौके पर मौजूद थी और उसका जो है आकलन किया जा रहा है और 1 करोड़ से ऊपर बताया जा रहा है कि ये नुकसान है। जी रणबीर, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो हालांकि गनीमत ये है कि इस भयानक आगजनी में किसी तरह का कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो आर्थिक तौर पर कितना नुकसान हुआ है, जैसे रणबीर ने बताया कि 1 करोड़ से ज्यादा का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर 13 मकान तो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके हैं, जिनमें कुछ भी नहीं बचा है और इसके अलावा भी 4 घरों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि बेशक प्रशासन की ओर से फौरी मदद के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी मुसीबत इन लोगों पर आन बनी है कि इस ठंड के मौसम में वो जाएंगे कहां, क्योंकि सर पर छत नहीं रही। बात करते हैं हिमाचल के पूर्व सीएम शांता कुमार की, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनका परिवार भी कोरोना की चपेट में है। सीएम जयराम ठाकुर ने इस खबर को सुनते ही इस पर चिंता जताई है और सीएम ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। शांता कुमार के लिए उनकी ओर से ट्वीट भी किया गया है। तो अपने ट्वीट में जयराम ठाकुर ने कहा है कि हमारे वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार जी के परिवार सहित कोरोना पॉजिटिव आने का समाचार हम सबके लिए बेहद चिंताजनक है। मैं देवभूमि हिमाचल के देवी देवताओं से आपके एवं परिवारजनों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो जयराम ठाकुर की ओर से ट्वीट किया गया जल्द स्वास्थ्य और सेहत याब होने के लिए शांता कुमार और उनके पूरे परिवार के लिए।
और अब बात करते हैं किसानों की, जिनका आंदोलन लगातार जारी है। सरकार किसानों को लगातार मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। किसानों का बार बार ये स्पष्ट कहना है कि वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। यही वजह है कि जगह जगह किसानों की तरफ से बीजेपी के कार्यक्रमों का विरोध भी शुरू हो गया है। कहीं कार्यक्रम का विरोध, कहीं केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। हंगामा। तस्वीरें पंजाब के अलग अलग शहरों की। सबसे पहले बात मलोट की करते हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां किसानों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। सारा भारत सोग च डुग्या होया है। सारे भारत नूं मारन वाले पासे तुरे होए ने। ये जिथे भी फंक्शन करते हैं असीं विरोध करते हैं सख्त, भावें हरियाणा होवे, पंजाब होवे, राजस्थान होवे, होर किते भी होवे। जिथे भारतीय जनता पार्टी का कोई नुमाइंदा आऊ जां इकट्ठ करनगे, असीं हर हालत उन्हां दा मुर्दाबाद बुलावांगे, सख्त करांगे, विरोध करांगे। यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, लेकिन इस कार्यक्रम के बीच किसान पहुंचे और उन्होंने कार्यक्रम का विरोध किया। इस बीच किसी तरह पुलिस ने यहां से बीजेपी कार्यकर्ताओं को निकाला और किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माने और विरोध प्रदर्शन जारी रहा। थोड़ी देर बाद पुलिस और किसानों के बीच थोड़ी बहुत धक्का मुक्की भी हुई। इन्होंने पुलिस वाले ने पहला तो लाठी मारी मेरे, फिर इन्होंने मेरी पग नूं हथ मार के पग लाई आ। ये लाठी चार्ज करते आ। असीं अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन्हीं बैरीकेड ला के सानूं रोकिया आ। असीं भन्न तोड़ करके अपने अगे आए आ। इन्हीं लाठियां मारियां मेरे, मार के मेरी पग लाई आ। टीवी स्क्रीन पर हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब जरा इन दो तस्वीरों को भी गौर से देखें। दोनों ही जगह बीजेपी का कार्यक्रम था, जहां पर किसानों ने पहुंचकर न सिर्फ कार्यक्रम को रद्द करवाया, बल्कि केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। किसानों ने फिर दोहराया कि जब तक केंद्र सरकार की तरफ से कृषि कानूनों को लेकर बिलों को रद्द करने की बात नहीं कही जाती, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कल एक तरफ जहां पीएम मोदी ने किसानों को संबोधित किया, वहीं जींद और सिरसा में किसानों ने पीएम मोदी के संवाद कार्यक्रम के विरोध में थालियां बजाई। किसानों का कहना है कि जब तक पीएम मोदी उनकी बात नहीं सुनते, तब तक उनका विरोध भी जारी रहेगा। पीएम मोदी मन की बात करते हैं और हम आत्मा की बात करते हैं। इसी के चलते जींद में थालियां बजाई गई, तो सिरसा में तो किसानों ने नगाड़ा बजाकर पीएम के कार्यक्रम का विरोध किया। ये मोदी जो देश का प्रधानमंत्री है, वो देश की जनता से मन की बात कहना चाहता है, तो इसी का विरोध हमने थाली बजाकर किया है। लेकिन हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं, किसानों की भी मन की बात सुने। और हमारे मन की बात है कि खुद मोदी आए और किसानों के बीच में बैठकर बातचीत करे और इन तीनों कृषि काले कानूनों को वापस लेने का काम करे। तो कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों ने हरियाणा के ज्यादातर हाईवे पर टोल वसूली रोक दी। कई जगहों पर किसानों ने टोल प्लाजा पर कब्जा ही कर लिया और अधिकारियों को लोगों से शुल्क नहीं लेने दिया। वहीं कुछ स्थानों पर प्रदर्शन के मद्देनजर टोल कर्मचारियों ने खुद ही शुल्क वसूलना बंद कर दिया। ये 6 तस्वीरें आप रोहतक, बहादुरगढ़, सिरसा, करनाल, हिसार और गुरुग्राम की देख रहे हैं। तो जहां पर ये किसानों की ओर से जो ऐलान किया गया था टोल प्लाजा बंद करने का, उसका असर देखने को मिला। तो वहीं किसानों के हरियाणा में 27 दिसंबर तक टोल फ्री करने के मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इससे ना किसी को लाभ है और ना ही किसी को हानि है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को जिन पहलुओं पर ऐतराज है उस पर बात करें। ये ठीक है, आंदोलन के उनके अपने प्रकार हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये कोई बहुत अच्छा प्रकार नहीं है, क्योंकि टोल फ्री कराने से किसी को ना लाभ है ना हानि है।
टोल वालों को भी हानि इसलिए नहीं होती कि जितने दिन टोल फ्री कराएंगे उनको ये शर्तें होती है, कंडीशन होती है कि उतने दिन को अतिरिक्त बाद में टोल लेने का अधिकार मिल जाता है। इसलिए अगर 10 दिन मानो बंद भी रहेगा, आज नहीं देगी जनता तो जो समय का आखिरी दिन है उस समय देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जनता आज ना दे करके बाद में देगी। 2 दिन 3 दिन बंद रहने से ना तो सरकार का इसमें कोई लॉस है, ना टोल वालों का लॉस है, ना किसी को लाभ है। तो इसलिए ये एक कार्यक्रम उन्होंने दिया है। क्यों दिया मैं कह नहीं सकता। तो बेशक हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसानों की ओर से ऐसे जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन बता दें कि किसानों का आंदोलन भी जारी है और संघर्ष के नए नए तरीके भी किसान रोज अपना रहे हैं। तो टोल आज भी फ्री करवाए जाएंगे हरियाणा के। सीधा रुख करते हैं पंचकुला से मनोज कुमार मेरे सहयोगी जुड़े हैं। तो मनोज, एक और किसानों का आंदोलन लगातार 1 महीने से ऊपर हो गया है और दूसरी ओर अब किसानों की ओर से जो एक्शन प्लान शुरू किया गया था उसके तहत हर रोज नई चीजें देखने को मिल रही हैं। तो फिलहाल आज की क्या स्थिति है हरियाणा में टोल को लेकर? जिस तरीके से आंदोलन जो कर रहे हैं किसान, उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम टोल प्लाजा फ्री करवाएंगे 3 दिन, 25 से 27। तो आज उनके ऐलान का ये दूसरा दिन है। और जैसा कि कल हमने देखा कि चाहे वो नेशनल हाईवे नंबर 1 हो दिल्ली और चंडीगढ़ या अंबाला हाईवे, वहां पर तमाम जो टोल प्लाजा थे उनको फ्री किया गया। इसके अलावा रोहतक की तरफ से यार जो हिसार हाईवे है वहां पर हमने चीजें देखी। तो आज दूसरा दिन है और किसान अपने फैसले पर पूरी तरीके से अडिग हैं। उनका कहना है कि उनका जो विरोध है उसको तेज करने के लिए तमाम जो एक्टिविटी है वो की जाएंगी, चाहे आमरण माफ कीजिएगा अनशन की बात हो या फिर टोल वाला प्लाजा फ्री करने की बात हो, विधायकों से सांसदों से समर्थन मांगने की बात है। ऐसे तमाम कवायदे हैं जो किसान कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर टोल प्लाजा फ्री किसान कर रहे हैं तो इससे नुकसान किसका? किसी का भी नुकसान नहीं है, क्योंकि टोल प्लाजा जितने दिन बंद रहेगा वहां टोल नहीं वसूला जाएगा, उतनी समय सीमा उनको हमें बाद में देनी पड़ेगी। क्योंकि एक टोल प्लाजा का समय होता है टोल वसूलने का, और जब तक उनकी पूर्ति नहीं होती राशि की तब तक वो टोल वसूलते रहेंगे। तो इसमें नुकसान सरकार का नहीं है, ना टोल प्लाजा मालिक का है, सिर्फ आम जनता का जो नुकसान है वो होगा, क्योंकि उन्हें लंबे समय तक टोल देना पड़ेगा। जी बिल्कुल मनोज, तो फिलहाल बेशक सरकार कह रही है कि कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आंदोलन का असर तो खूब देखने को मिल रहा है। हरियाणा के तमाम टोल कर्मचारियों की ओर से कल खुद ही अपने टोल जो है वो बंद कर दिए गए। शुक्रिया मनोज फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल 3 दिन के लिए हरियाणा में भी टोल फ्री करने का ऐलान किया गया था। 25, 26 और 27 तारीख तक किसानों ने कहा था कि हरियाणा के टोल फ्री किए जाएंगे, टैक्स नहीं यहां पर वसूलने दिया जाएगा। तो वहीं अंबाला में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। मनोज तिवारी निगम चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रोड शो के लिए पहुंचे थे। मनोज तिवारी ने बीजेपी मेयर प्रत्याशी वंदना शर्मा के समर्थन में रोड शो किया और जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की। वहीं रोड शो के दौरान कुछ किसानों ने काले झंडे भी दिखाए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। किसानों के मुद्दे पर मनोज तिवारी ने कहा कि कुछ मोदी विरोधी लोग किसानों को गुमराह कर राजनीति कर रहे हैं और जल्द ही किसानों को जो अपनी समस्या का हल होता हुआ नजर आएगा। किसानों के सामने हम नतमस्तक हैं, लेकिन किसानों के पीछे जो मोदी विरोधी लोगों का खेमा है उनको अब देश की जनता पहचान चुकी है। हम बार बार कह रहे हैं, मुझे बताओ आपको दिक्कत क्या है। हम 70 साल से जो परेशानियां किसान को है उसको दूर करने के लिए बिल लाए हैं। हम 3 दिन के अंदर उनके अनाज का भुगतान कराना चाहते हैं। हम 1 महीना के अंदर उनकी कोई समस्या हो दूर करना चाहते हैं। तो ये किसानों को मोहरा बना करके जो मोदी विरोधी खेमा जुट रहा है, हम उसके दबाव में नहीं आने वाले हैं। लेकिन हम किसानों के साथ लगातार बात कर रहे थे, कर रहे हैं और करेंगे। उनको संतुष्ट करके उनके घर में खुशहाली ला करके ही मोदी चैन से बैठेंगे, इतना विश्वास रखें। और अब बात करते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह की, जो खुलकर किसानों के समर्थन में आ गए हैं। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार को किसानों को नाराज नहीं करना चाहिए और उनके हक की बात करनी चाहिए। किसानों को भी समाधान की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए, यह कहा बीरेंद्र सिंह ने। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के संघर्ष को बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह का समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि देश का पेट भरने वाले किसानों की समस्याओं पर बात करने से कोई भी पार्टी अपने नेता को एंटी पार्टी नहीं कहेगी।
वो किसानों का समर्थन करते हैं और इस आंदोलन का सकारात्मक हल निकालने के हक में हैं। किसान की समस्याओं की बात करना, कोई भी राजनीतिक दल उसको ये नहीं कहेगा कि एंटी पार्टी एक्टिविटी। मैं किसान के साथ हूँ और इस लड़ाई में वो जितना भी मेरी क्षमता और मेरे साथी की क्षमता होगी, उस क्षमता के मुताबिक हम किसान आंदोलन को समर्थन देंगे। वीरेंद्र सिंह ने एसवाईएल के मुद्दे पर कहा कि 50 साल से नेताओं ने इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति की है। हमारे लिए एसवाईएल बहुत जरूरी है, लेकिन हर चीज का समय होता है। आज जब किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, तो मेरा अपना ये मानना है कि ये समाधान तो अगर हम बैठ के करें, और मैं तो ऑन रिकॉर्ड ये कहता था कि पंजाब के भाई और हरियाणा के भाई आपस में बैठ के करें तो सब समाधान हो सकता है। वीरेंद्र सिंह हिसार में सर छोटू राम विचार मंच के बैनर तले किसान आंदोलन के समर्थन में छोटू राम चौक पर आयोजित एक दिवसीय धरने में शामिल होने आए थे और इनके यूं खुलकर किसानों के हक में बात करने पर देखना यह होगा कि पार्टी की क्या प्रतिक्रिया होती है। संदीप सैनी, न्यूज़ 18 हिसार। और अब बात करते हैं पहाड़ों की। क्रिसमस के बाद अब न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक मनाली पहुंच रहे हैं। इससे पर्यटन कारोबार में तेजी आई है और एक तरफ बर्फबारी से जहां सैलानी खुश हैं, वहीं पर्यटन कारोबारी की भी चांदी हो गई है। कोरोना काल में लंबे वक्त से पर्यटन कारोबार ठप पड़ा हुआ था, हालांकि धीरे धीरे कारोबार पटरी पर लौट रहा है। वहीं बर्फबारी से घाटी में ठंड काफी बढ़ चुकी है और कई जगह तो तापमान माइनस में चल रहा है। इसके बावजूद पर्यटकों का जोश ठंडा नहीं हो रहा था। क्रिसमस मनाने के लिए पहुंचे थे पर्यटक और उसके बाद अब न्यू ईयर की तैयारी हो गई है। न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं, चाहे शिमला हो या फिर मनाली हो, बड़ी तादाद में पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि कुछ पाबंदियां जरूर लगाई गई हैं कोरोना काल को देखते हुए, लेकिन उन पाबंदियों के बीच में भी जो पर्यटक हैं वो पहुंच रहे हैं। तो सीधा रुख करते हैं, रणबीर सिंह मेरे सहयोगी शिमला से जुड़े हैं और मनाली से सचिन शर्मा। तो पहले शिमला का हाल जान लेते हैं। रणबीर, क्रिसमस के बाद अब न्यू ईयर के जश्न की तैयारी हो रही है, फिलहाल कैसी रौनक देखने को मिल रही है, मौसम का मिजाज कैसा है और क्या आने वाले दिनों में बर्फबारी की संभावना है? जी हाँ, देखिए जिस तरह से न्यू ईयर और क्रिसमस जो है हमेशा शिमला में जो है खास रहता है, उसका नज़ारा पिछले कल देखने को भी मिला। बहुत भीड़ यहाँ पर थी और जो ज्यादातर होटल है उनमें एडवांस बुकिंग हो चुकी है। ये बताया गया है पर्यटन विभाग की तरफ से कि 90% से ज्यादा होटल में जो है ऑक्यूपेंसी है और पूरी तरह से जो है राजधानी शिमला तैयार है। कोरोना चल रहा है लेकिन इसका असर भी जो है देखने को नहीं मिल रहा है। भारी तादाद में पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हैं। जहां तक मौसम की मिजाज की बात है, कल यानी 27 और 28 दिसंबर को जो ये पूर्वानुमान है कि 27 को जहां प्रदेश भर में बारिश होगी और 28 को जो है जो ऊंचाई वाले स्थान है, जाहिर सी बात है जिसमें पर्यटन स्थल आते हैं, शिमला है, मनाली है, यहाँ पर जो है बर्फबारी होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर जो है जश्न की जहां तक बात है उस लिहाज से यहाँ पर पूरी तरह से तैयारियां हैं। चाहे मौसम की बात करें और यहाँ पर एक बात ये भी है कि पाबंदियां बहुत ज्यादा है। रात को जिस तरह से पार्टियां होती हैं, शिमला में भी जो है नाइट कर्फ्यू लागू है, हालांकि रात को 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक है और कुल्लू में भी जो है कर्फ्यू लागू है। लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो जश्न की तैयारियां जो है लगभग पूरी है और जिस तरह से नजारा देखने को मिल रहे हैं, भारी तादाद यहाँ पर है और यहाँ पर पर्यटक जो है लगातार आ रहे हैं। और न केवल इस मौसम की अगर हम बात करें, इससे न केवल पर्यटन कारोबारी बल्कि जो किसान बागवान है उन्हें भी राहत की उम्मीद है, जो पूर्वानुमान जो है मौसम विभाग ने जारी किया है। जी अमृत। बिल्कुल रणबीर, तो लंबे समय तक कारोबार ठप रहा है, अब कुछ राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है बागवानों को और पर्यटन कारोबारियों को। सचिन शर्मा मेरे सहयोगी मनाली से जुड़े हैं। तो सचिन, माइनस में तापमान दर्ज किया जा रहा है मनाली में लगातार, तो फिलहाल क्या कह रहा है मौसम का मिजाज और कैसा रहने वाला है न्यू ईयर?
जी हाँ अमृत, देखिए अगर मैं मनाली के तापमान की बात करूं तो मनाली का तापमान जो है माइनस में चल रहा है और आज भी जो है -2 के करीब यहाँ का तापमान दर्ज किया गया है। हालांकि जो मनाली आने वाला पर्यटक है वो काफी तादाद में यहाँ पे पहुंच रहा है। क्रिसमस से लेकर जो है अब जिस तरह न्यू ईयर आने वाला है तो काफी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुंच चुका है। अगर मैं बीते कल की बात करूं क्रिसमस के दिन की तो काफी ज्यादा हुजूम यहाँ पर पर्यटकों का उमड़ पड़ा था, जिसके कारण कई स्थानों पर जो है ट्रैफिक जैम भी हो चुका था। खासकर बात मैं करूं अगर अटल टनल की तो अटल टनल के पास जो है जो हमें जानकारी मिली करीब 1500 वाहन पर्यटकों के वहां पर पहुंचे थे पिछले कल बर्फ के दीदार के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जो पर्यटक मनाली आता है वो खासकर बर्फ के दीदार के लिए यहाँ पे आता है। ऐसे में बीते कल जो क्रिसमस था, इस बार जो पर्यटकों को व्हाइट क्रिसमस मनाने का मौका यहाँ पर नहीं मिला है, लेकिन न्यू ईयर से पहले जिस तरह मौसम विभाग ने यहाँ पर जो जानकारी दी है कि मौसम खराब रह सकता है, तो ऐसे में जो है मनाली और इसके आसपास के क्षेत्रों में आने वाले 2 दिनों में जो यहाँ पर बर्फबारी के वो आसार यहाँ पर जताए गए हैं, जिससे अब घाटी में भी लगातार जो है ठंड वो यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी जो है अब ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं और जो पर्यटक है वो भी यहाँ पर जो है गर्म कपड़े पहने हुए जो मनाली के मॉल रोड पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मैं बात करूं यदि न्यू ईयर के जश्न को लेकर तो न्यू ईयर के जश्न को लेकर जो मनाली पूरी तरह से तैयार है। हालांकि कोविड के कारण जो यहाँ पर जो सरकार की तरफ से जो कर्फ्यू यहाँ पर लगाया गया जिसके चलते जो है रात को 10 बजे से लेकर जो सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू यहाँ पर जारी रहेगा, जिसके कारण थोड़ी यहाँ पे पर्यटकों को ये थोड़ी सी यहाँ पे ये मलाल जरूर है कि 10 बजे के बाद जिस तरह जो डीजे वगैरह है वो यहाँ पर नहीं बजेंगे। ये कुछ पाबंदियां जरूर रहेगी, लेकिन पर्यटक फिर भी इन सबके बावजूद काफी संख्या में यहाँ पर जो है पहुंच रहे हैं। इसमें की अगर मैं बात करूं तो मनाली के जो होटल है कम से कम 99% होटल जो यहाँ पर जो बिल्कुल पैक यहाँ पर हो चुके हैं। और सचिन, तो पाबंदियों के बीच भी कैसे एंजॉय करना है ये लोग जानते हैं, लेकिन पहले के सालों के मुकाबले इस बार का क्रिसमस और न्यू ईयर अलग तो है। शुक्रिया सचिन फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। रणबीर, आपका भी शुक्रिया शिमला का हाल बताने के लिए। तो फिलहाल सैलानी पहुंच रहे हैं, चाहे वो शिमला हो, कुल्लू हो, मनाली हो, लेकिन पाबंदियां भी जरूर लगाई गई हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दें इजाजत।